हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हाँ जी, हमने पहले वाले वीडियोस में पैरामीशियम का जस्ट एक इंट्रो देखा था। आज हम पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है या संरचना है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। पैरामीशियम हमें पता है कि नॉर्मली कॉमन भाषा में हम इसको स्लीपर एनिमल बोलते हैं, क्योंकि एक स्लीपर की तरह दिखाई देता है, ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ, घुमा हुआ और गोलाई के अंदर, और नीचे की तरफ से नैरो यानी कि नुकीला या पॉइंटेड। तो ये एक जैसे शूज़ होता है उसकी शेप का होता है, शू शेप का होता है, या जूते के जो तलवा है उसके समान हम इसको मान सकते हैं। तो कॉमनली अगर नॉर्मल भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमन नेम क्या है पैरामीशियम का, तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ अ स्लीपर एनिमल। जो कॉमन नेम है इसका क्या है, स्लीपर एनिमल है। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम जो पॉइंट्स लेकर चलेंगे वो है इसकी मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सटर्नल हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे यहाँ पर वो है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, इंफ्रासिलियरी सिस्टम पक्षमाभी तंत्र, ट्राइकोसिस्ट दंश कोशिका, न्यूक्लियस केंद्रक, कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस संकुचनशील धानियाँ, फूड वैक्यूल और ओरल अपरेटस। इन दोनों को हम कलेक्टिवली डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान ही स्टडी कर लेंगे, यानी ये वाले जो हैं ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर में लेकर चल रहे हैं। तो उसके जस्ट बाद हम एक टॉपिक डाल देंगे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, और उन दोनों टॉपिक के अंदर हमारे पास ओरल सिस्टम और फूड वैक्यूल की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले साइटोप्लाज्म। हमें पता है कि जो पैरामीशियम है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म या जो कोशिका द्रव्य है वो दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड रहता है। एक होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है इसमें एंडोप्लाज्म। ठीक है, पेलिकल के जस्ट अंदर की साइड हम देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, और उसको हमने एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो जोन में क्या है इसको बांट दिया है। ठीक है, एक्टो मीन्स बाहरी और एंडो मीन्स आंतरिक। अब देखिए बेटा, है तो ये बॉडी के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है, लेकिन हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये बाहरी है और ये आंतरिक है। तो आप देखिए कि ये जैसे पेलिकल है, पेलिकल के जस्ट पास में, यानी हम कह सकते हैं पेरिफेरल पोजीशन में, परिधीय पोजीशन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हम एक्टोप्लाज्म नाम देंगे, और जो अंदर की तरफ होगा इस एरिया के अंदर जो फिल होगा इसको हम क्या नाम देंगे, एंडोप्लाज्म। तो जो पेरिफेरल है, जो पतला है, जो नुकीला है, जो नैरो है सॉरी, जो कि पतला है, बिल्कुल संकरा जो शेप आ जाती है वो किसकी आ जाती है, एक्टोप्लाज्म की आ जाती है। यानी वही द्रव्य जो है वो आउटर साइड पर जो पाया जा रहा है उसका आ जाएगा एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म मीन्स अंदर जो सेंटर पार्ट जो है वो जिससे भरा हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोप्लाज्म या अंतः द्रव्य। इसके और नाम दे सकते हैं हम, एक्टोप्लाज्म को हम कोर्टेक्स भी बोल सकते हैं, और एंडोप्लाज्म को हम मेडुला पार्ट भी बोल सकते हैं। एक्टोप्लाज्म जो है यहाँ पर बहुत कम जगह में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल परिधीय पोजीशन में होता है, बिल्कुल क्लियर होता है और बहुत भरा भरा सा यानी डेंस होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑर्गन्स आएंगे, जो सिस्टम आएंगे वो है सीलिया और ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट और सीलिया जो हैं वो एक्टोप्लाज्म में धसी हुई पोजीशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म को हमने मेडुला पार्ट भी बोला है। ये जो एंडोप्लाज्म है ये सेंटर के अंदर स्थित होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसमें सेल कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज है ना, फूड वैक्यूल्स। उसके अलावा जो दूसरे कंपोनेंट हैं जो एंडोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, सीवी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि जिसे हम कहते हैं संकुचनशील धानियाँ, और एफ वी मीन्स फूड वैक्यूल यानी खाद्य धानियाँ। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है मेनली किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, एंडोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। दोबारा बता दूं कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो जोन में बटा हुआ रहता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है इसके अंदर इंफ्रास्टेलरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर देखिए बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि हमें ऐसे लगता है कि पॉलीगोनल जो सेल्स हैं उसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में से क्या हैं, जो सीलिया हैं वो क्या है, निकल रहे हैं। इस तरह से पॉलीगोन सेल्स हैं और जिसके सेंटर से वो जो है न्यूक्लियस जो है वो सीलिया जो है वो इंफ्रासिलियरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था ना कि जो पीछे की क्लास के अंदर कि इस तरह से पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके बिल्कुल सेंटर से क्या निकलते हैं, सीलिया निकलते हैं। सीलिया जैसे स्ट्रक्चर निकलती है, इसका नाम हमने पढ़ा था सीलियम। सीलियम मीन्स आईलिड यानी पलक को बोला गया था, ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि पॉलीगोनल सेल्स है और उनके बिल्कुल सेंटर में से क्या है, हेयर लाइक या रोम की तरह दिखने वाली एक संरचना निकल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीलिया। ठीक है, जो सीलिया है उसका जो ओरिजिन है अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पर बेसल बॉडीज़ होती हैं और बेसल बॉडी आगे जाकर एक ट्यूब लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हैं और वहाँ से सीलिया का क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर हम देखें सीलिया के अंदर तो इस तरह से क्या है बच्चे, मैट्रिक्स भरा रहता है, इस तरह से एक पदार्थ भरा रहता है इसके अंदर और इसके अंदर फाइब्रिल्स की जो पोजीशन होती है वो पेरिफेरी पे होती है और सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो जो पेरिफेरल है या जो परिधीय तंतु हैं वो टोटल 9 होते हैं और सेंट्रल जो फाइब्रल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये जो पेरिफेरल फाइब्रल्स हैं ये आगे जाके फिर सब फाइब्रल्स में बटे होते हैं ए एंड बी और जो सेंट्रल फाइबर है वो इसके ए पार्ट से क्या रहता है, अटैच रहता है। ये सारी चीज़ जो सीलिया की स्ट्रक्चर है आपने सेल बायो के अंदर पढ़ ली होगी, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगी, इतना बता दूँगी कि आपको कि जो सीलिया है उसका ओरिजिन जो है बेसल बॉडीज़ और जो पोस्टीरियर पार्ट है जो कि माना जाता है कि ये क्या है, फाइब्रिल्स को क्या करते हैं, बीट करते हैं, जिसकी सहायता से जो सीलिया हैं वो चलते हैं। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है बट ये माना जाता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है काइनेटोडेस्मेटा। उसकी हेल्प से क्या है, ये मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम ट्राइकोसिस्ट। ठीक है बच्चे, ट्राइकोसिस्ट मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइकोसिस्ट है ये इसकी इधर इनर की तरफ प्रेजेंट होता है, पेलिकल के अंदर की साइड में ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट रहती है। अगर आप देखें बच्चे ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है और बिल्कुल राइट एंगल होती है, किसके, बॉडी सरफेस के राइट एंगल होती है। अंदर की तरफ देखें तो इस तरह से है स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल राइट एंगल पे है ये, किसके, बॉडी के। और अगर इसका साइज देखें हम, जब ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका साइज जो है बच्चे वो होता है 4 माइक्रो। ठीक है, बहुत छोटा साइज लग रहा है आपको और ये बना होता है ट्राइकिनिन प्रोटीन का। ट्राइकिनिन जो प्रोटीन है ये इस तरह से लैटिस बना के रहता है, यानी कि एक जाल बनाकर ये रहता है। ये देखो बेटा, 2 चीज़ें समझिए यहाँ पर कि ट्राइकोसिस्ट है जब वो रेस्ट पोजीशन पे है, यानी पैरामीशियम नॉर्मल है, उसको अभी फूड कैच नहीं करना है या किसी से बचाव नहीं करना है, तो जो इसका साइज रहेगा ट्राइकोसिस्ट का वो साइज कितना रहेगा, 4 माइक्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 इसमें बना रखी हैं शेप्स। एक पहली जो है वो डिस्चार्ज्ड फॉर्म है, यानी जो ट्राइकोसिस्ट है वो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर है। दूसरा अनडिस्चार्ज फॉर्म के अंदर है, यानी बिल्कुल स्टेबल, यानी वो अभी तक कोई भी खाना पीना नहीं कर रहा है या किसी से बचाव नहीं कर रहा है अपना। और जो थर्ड है वो क्या है, ऐसी पोजीशन दिखा रखी है कि जो ट्राइकोसिस्ट है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर है। सबसे पहले जो ट्राइकोसिस्ट है, ठीक है, इसका ये सेंटर वाला डायग्राम आप पहले देखें, जो बी पोजीशन वाला है, जो अनडिस्चार्ज्ड फॉर्म के अंदर है, इस तरह से एक शाफ्ट लगी होती है जो ये आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है और ऊपर इस तरह से स्पाइक प्रेजेंट होता है, दंश प्रेजेंट होता है और ऊपर एक इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहती है। जब वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म के अंदर आया तो क्या होगा, ये स्पाइक्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है, जो हम अभी नाम लिया मैंने, जो एक प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन बताया मैंने आपको, बताइए बच्चे, कौन सा प्रोटीन का नाम बताया मैंने? हाँ जी बच्चे बोलिए, जवाब दीजिए अपना।
हाँ जी, ट्राइकिनिन प्रोटीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो यहाँ पर क्या है, जाल बना के रहता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये जाल ओपन हो जाता है। ठीक है, जब ये जाल ओपन होगा तो बच्चे इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। कम से कम वो साइज़ जो है वो 40 माइक्रो तक आ जाता है जब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। तो ये वाली इनएक्टिव फॉर्म है इसकी जब ये रेस्ट पोजीशन में है, और ये क्या है, इसकी एक्टिव पोजीशन है। ठीक है, स्ट्रक्चरली अगर देख ले हम तो ट्राइकोसिस्ट में एक शाफ्ट होती है और एक टर्मिनल पिट होती है, जिसको हम क्या नाम लेते हैं, स्पाइक का नाम देते हैं। स्पाइक जो है वो इसके अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रखती है, और कैप के थ्रू क्या रखी है, ढकी हुई रहती है। शाफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जो जिसके अंदर क्या भरा रहता है, फाइब्रस प्रोटीन ट्राइकिनिन, और एक लैटिस की फॉर्मेशन ये करता है। इसका एक्चुअल में क्या फंक्शन है ये अभी नोन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये एक चिपचिपा पदार्थ भी साबित कह सकते हैं हम कि करता है, जिसके कारण जो ये शिकार है इसका जल्दी सी क्या है, पकड़ के अंदर आ जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये ट्राइकोसिस्ट अपने बचाव के लिए एज अ डिफेंस ऑर्गन भी इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी ऐसे मान लो किसी पे अटैक करने वाला है ये पैरामीशियम, तो यहाँ पर अगर स्पाइक जैसी पोजीशन होगी, यानी ये इरेक्ट पोजीशन में होंगे ट्राइकोसिस्ट, तो क्या होगा, ये जल्दी से क्या करेंगे, किसी एनिमल को बेहोश भी कर सकते हैं अपने इस नुकीले वार से। ठीक है, और कई मानते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज ट्रिगर्ड बाय मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन, यानी कि इसकी जो शुरुआत है ये मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल जो है वो रोल इनका इसके अंदर रहता है। जब ये अटैक फॉर्म में होता है तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़कर 40 माइक्रो हो जाती है, और इस टाइम पर ये जाल या जो लैटिस है वो खुल जाता है, इसी कारण इसकी इतनी लंबाई जो है वो बढ़ती है। आई थिंक ट्राइकोसिस्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक इसके अंदर हिट्रोकैरियोटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, हिट्रोकैरियोटिक होता है। और हिट्रोकैरियोटिक मीन्स दो टाइप के न्यूक्लियस, दो साइज के न्यूक्लियस इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और एक कौन सा रहेगा, स्मॉल। मैं आपको दोबारा याद करा दूं कि हम ये जो फॉर्म पढ़ रहे हैं पैरामीशियम की, दैट इज क्वाडेटम, क्वाडेटम वाली पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम यही ऑरेलिया की अगर हम बात करते, पैरामीशियम ऑरेलिया की हम बात करते, तो उसमें दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, यानी साइज में छोटे न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं। फिलहाल हम क्वाड्रेटम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लार्ज न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस, और जो स्मॉल न्यूक्लियस है इसको हम बोलेंगे माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो मीन्स गुरु केंद्रक और माइक्रोन्यूक्लियस मीन्स लघु केंद्रक। शेप देखें अगर हम मैक्रोन्यूक्लियस की, तो ये किडनी के समान शेप दिखाई देगी आपको, सेम के बीज की तरह शेप दिखाई देगी आपको। इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस में किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये जो न्यूक्लियस है ये सोमेटिक टाइप का है। सोमेटिक या काइक से आप समझ गए होंगे बच्चे कि दो टाइप के होते हैं, एक तो जर्म और एक जर्म यानी कि जनन सेल्स होती हैं और कुछ सोमेटिक सेल्स होती हैं। उसी तरह पर यहाँ पर क्या है, सोमेटिक न्यूक्लियस है जो कि हेरिडिटी करैक्टर को नहीं कन्वे करता आगे। सिंपल ये क्या काम करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको संभालता है ये न्यूक्लियस। और इसकी जो बनने की फॉर्म है या किससे बनता है ये, जब जनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तो ये माइक्रो न्यूक्लियस से क्या है, इसका डेवलपमेंट होता है। दोबारा देखिए, मैक्रो न्यूक्लियस इज अ किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, यानी किडनी की तरह इसकी शेप है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं पाई जाती। ओके, सोमेटिक होती है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। ये यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है माइक्रोन्यूक्लियस के कारण। ओके,
अभी हम आगे रिप्रोडक्शन वाला जब पार्ट पढ़ेंगे उसमें आप खुद देख लेंगे कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका जो निर्माण है, उसकी फॉर्मेशन है, वो कौन करता है? माइक्रोन्यूक्लियस करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चा, यहाँ पर आपको दिख रहा है माइक्रोन्यूक्लियस यानी कि लघु केंद्रक। यहाँ पर हमने मैक्रोन्यूक्लियस देखा। मैक्रोन्यूक्लियस की जो संरचना थी, जो स्ट्रक्चर थी, वो किडनी के समान हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक खांच दिखाई दे रही होगी और उसके बिल्कुल पास में मैंने ये माइक्रोन्यूक्लियस बनाया है। हमें एक तरह तो लगता है कि शायद ये वाला न्यूक्लियस इसकी खांच में रहता होगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस, एक खांच के रूप के अंदर क्या है, जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल रहती है। ये डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड मन समझते हैं, डबल यानी कि पेयर फॉर्म में जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। 2n फॉर्म में जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट रहेंगे डिप्लॉइड फॉर्म में, और इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहती है। ओके बच्चे, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस शायद आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानियाँ। ठीक है, हमने पैरामीशियम का डायग्राम बनाया था, उसके अंदर हमने दिखाया था कि पैरामीशियम के अंदर अग्र भाग में और पश्च भाग में इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। संकुचनशील धानियाँ जो प्रेजेंट रहती हैं, इनका मेन वर्क होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं कि ये किस में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में। प्रासरण की जो क्रिया है उसको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर संकुचनशील धानियाँ जो हैं ये किन से मिलकर बनी होती हैं? एक इसके अंदर वैक्यूल का पार्ट होता है, कुछ रेडियल कैनाल्स होती हैं, 6 या 7 नंबर हो सकता है उसका, ज़्यादा भी होती है कईयों में, रेडियल कैनाल या अरियनाल जिसको हम बोलते हैं। कुछ ट्यूबुलर लाइक ट्यूब्यूल्स जो हैं या नलिका जो है, नलियाँ जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा आपने बच्चे, एक इसमें न्यूक्लियर नाम से भी ट्यूब्यूल्स जो हैं, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो भी इसके अंदर क्या रहती हैं? प्रेजेंट रहती हैं। ओके, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब हम स्टडी करते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब्यूल्स होती हैं नज़र आती हैं, वरना सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ यहाँ पर वैक्यूल वाला पार्ट और रेडियल कैनाल ही क्या है? दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, दो टर्म समझ लीजिए, सिस्टोल यानी सिकुड़ना, डायस्टोल मीन्स फैलना। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि जो पेलिकल है वो परमिएबल होती है, तो जो पानी है वो क्या है? इसके अंदर एंटर करता रहता है और बाहर जाता रहता है। इस तरह का होता है ताकि इसकी बॉडी जो है वो रेगुलेट रहे, ऑस्मो रेगुलेट रहे, प्रासरण का दाब नियत तौर पे बना रहे। तो इस तरह से क्या है, साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर आ गया है तो ये वाटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलियों के थ्रू नेफ्रीडियल ट्यूब से होते हुए रेडियल कैनाल अरियनालों में जाती है और उसके बाद ये वैक्यूल्स में जाती है। पानी जब वैक्यूल्स के अंदर भर जाता है तो ये बॉडी के बिल्कुल किनारे पर आकर क्या होती है? ब्रस्ट हो जाती है, यानी कि जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो इस वैक्यूल में होता है तो वो फट कर क्या है, वैक्यूल टूट कर क्या है, पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चे, सिस्टोल मीन्स होता है सिकुड़ना और डायस्टोल मीन्स होता है एक्सपेंड होना या ना फैलना। एक्सपेंड कब होगा? जब वो पानी से पूरी तरह से फिल हो जाएगा। सिकुड़ना यानी कि सिस्टोल यानी पानी से बिल्कुल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप बेटा, ये वाली जो है एक्चुअल शेप जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अग्र और पश्च सिरे पर दिखाई देती है। वो जो शेप है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वो इस तरह से रहती है बच्चे। ठीक है, इसके अंदर रेडियल कैनाल और वैक्यूल जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे स्पष्ट
क्लियर दिखाई देते हैं। इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि जो रेडियल कैनाल्स हैं वो पानी से भर चुकी हैं। पानी साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से रेडियल कैनाल तक पहुंचा बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बाय नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये पानी यहाँ पर रेडियल कैनाल में इकट्ठा हो गया, तो रेडियल कैनाल कैसी हो गई, डायस्टोल हो गई, यानी फैल गई है पानी भरने की वजह से। अब ये पानी जो है वो वैक्यूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वैक्यूल पहले जो थी वो सिस्टोल फॉर्म में थी, यानी सिकुड़ी हुई थी, है ना। यहाँ पर क्या है, ये सिकुड़ी फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पर अब जब पानी इसके अंदर एंटर करेगा तो वैक्यूल कैसी हो जाएगी, डायस्टोल हो जाएगी, यानी ये क्या होगी, फूल जाएगी, ठीक है। अब ये वैक्यूल यहाँ पर पानी से बिल्कुल भर चुकी है और ये किनारे पर आकर बिल्कुल ब्रस्ट हो जाएगी, यानी जो एक्स्ट्रा पानी था वो बॉडी से क्या था, बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, संकुचनशील धानी का। ओके बच्चा, ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम। यहाँ से ये ब्रस्ट होती हुई वैक्यूल एक्स्ट्रा पानी को क्या निकाल रही है, बाहर निकाल रही है। नेक्स्ट देखिए फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल और ओरल ग्रूव को हम साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी कर रही हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जो फूड वैक्यूल होती है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, यानी ये सिकुड़ या फैल नहीं सकती, डिफरेंट साइज की हो सकती है, यानी छोटी बड़ी किसी भी तरह की हो सकती है। रहती शेप में ये क्या है, गोल, यानी राउंड या स्फेरिकल शेप के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने यहाँ नाम दे दिया है, लेकिन इसी के अंदर आप ओरल जो ग्रूव थी उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे, जो मुख खांच थी उसको समझ सकेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओरल ग्रूव का क्या देखा था, एक डायग्राम देखा था ओरल ग्रूव का। ओरल ग्रूव बक्कल कैविटी थी, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट था, है ना। पहले ओरल ग्रूव, फिर वेस्टिब्यूल का पार्ट, प्राघाण का पार्ट था, फिर बक्कल कैविटी आती है, फिर साइटोसोम आता है, फिर साइटोफाइगी वाला पार्ट आता है। देखिए बच्चे, जो पैरामीशियम है इसकी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और हमने देखा था कि जो ओरल पार्ट है, जो ओरल ग्रूव वाला जो पार्ट है इसके अंदर, वहाँ भी क्या है, सीलिया जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह का एक शेप बना लेते हैं इस तरह से, और इसके अंदर खूब सारे क्या हैं, सीलिया हैं। अब जब ये घूमता है पैरामीशियम भोजन की तलाश के अंदर, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से एक वेव उत्पन्न कर देते हैं कि जो फूड है वो इस वेव के अंदर आकर कलेक्ट हो जाए, और ये वेव होती है ओरल ग्रूव, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। तो जो पैरामीशियम होता है ना, इसको सिलेक्टिव फीडर भी कहा जाता है। सिलेक्टिव फीडर मानो हमने चाय होती है वो हम छान के पीते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाती है उससे, है ना, और छन के क्या है, चाय जो है उस छलनी में से, सिव में से क्या है, अंदर की तरफ जाती है। इसी तरह जो सीलिया है फूड को छान कर अंदर क्या है, भेजता है। जो सीलिया है वो एज अ सिव लाइक काम करता है, एक छलनी की तरह काम करता है। और जो फूड है वाटर करंट के थ्रू, और ये वाटर करंट कैसे उत्पन्न होता है, वाटर करंट मीन्स एक लहर का रूप ले लेता है, और वो लहर का रूप लेता है जब वेस्टिब्यूल के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है, प्राघाण के अंदर जो पक्षमाप प्रेजेंट है, वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं कि जो पानी है उसका एक करंट बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है, और फूड कहाँ पर पहुँच जाता है, वेस्टिब्यूल या प्राघाण की तरफ। अब जो फूड है आगे जाता है सीलिया के थ्रू ही बक्कल कैविटी के अंदर। जो फूड बक्कल कैविटी को सिलेक्ट कर लिया गया है बक्कल कैविटी के थ्रू, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन पाथ। और जो बचा हुआ है, जो रिजेक्ट फूड है, वो वापस से वेस्टिब्यूल के थ्रू और बाद में ओरल ग्रूव के थ्रू क्या है, बाहर की तरफ निकल जाता है, आउटसाइड चला जाता है, जो फूड अनसिलेक्टिव होता है। यानी हम इस पाथ को क्या कह देंगे, जब फूड वापस जा रहा है, रिजेक्शन पाथ। यानी सिलेक्शन पाथ और रिजेक्शन पाथ दोनों आ रहा है, इसीलिए इसको हम सिलेक्टिव फीडर के नाम से भी जानते हैं, पैरामीशियम को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सिलेक्ट हो चुका है फूड,
अब जो फूड है वो कहाँ पर आता है, साइटोसोम में आता है, कोशिका मुख में आता है, और कोशिका मुख के बाद ये जाता है साइटोफेरेंक्स में, कोशिका ग्रसनी में, और कोशिका ग्रसनी में जाने के बाद इस तरह से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाती है, मेम्ब्रेनन सा वेसिकल बन जाता है उस फूड के चारों तरफ, जिसको हम झिल्ली पुट्टिका भी कहते हैं। और उसके बाद ये मेम्ब्रेनस जो वेसिकल है ये फूड वैक्यूल या खाद्य धानी के अंदर चेंज हो जाती है। हर एक 5 मिनट के बाद ये खाद्य धानी जो है ये दोबारा बनती रहती है। आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो डायग्राम जो था वो याद करा दूँ आपको कि इस तरह से स्ट्रक्चर थी बच्चे, इस तरह से, है ना। इसको हमने नाम दिया था साइटोसोम यहाँ पर, और यहाँ पर साइटोफेरिंक्स वाला पार्ट था, ये बक्कल कैविटी का पार्ट था, और ये वाला वेस्टिब्यूल का जो पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन पर फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी, और यहाँ पर क्या है, ये वाली जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये मेम्ब्रेनन वेसिकल का निर्माण हो चुका है, जो कि एक साइटोफेरिंक्स वाले पार्ट के अंदर हुआ है, और ये आगे जाकर किसका निर्माण करेगी, खाद्य धानी या फूड वैक्यूल का निर्माण करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जो फूड वैक्यूल है ये क्या करेगा बच्चे, इसकी बॉडी के अंदर से इस तरह से राउंड लगाता रहेगा। राउंड लगाने के बाद ये जो राउंड लगाना होता है ना, इस गति को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय गति या साइक्लोसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, कि जो फूड वैक्यूल है वो इसकी बॉडी में इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर की तरफ घूमता है, यानी एक डेफिनेट पाथ को रखते हुए घूमता है। ऐसे नहीं कि एक बार यहाँ आ गया एक बार यहाँ आ गया, नो, इस तरह से पूरा ये राउंड शेप के अंदर एक डेफिनेट पाथ के अंदर क्या है, ये फूड वैक्यूल जो है ये घूमती रहती है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये आप एक डायग्राम भी यहाँ शो हो रहा है कि ये बक्कल कैविटी थी, बक्कल कैविटी के बाद ये वाला फेरिंग्स वाला पार्ट था, यहाँ पर साइटोफेरिंग्स वाला पार्ट था, तो ये वाली जो है ये मेम्ब्रेन बनी और फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ, और फूड वैक्यूल इस तरह से चक्कर लगा रही है, और इस चक्कर लगाने को हम कहते हैं साइक्लोसिस, जो कि एक डेफिनेट पाथ के अंदर हो रहा है। ओके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस साइटोफाइगी वाले जो पार्ट है बच्चे, इससे क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखो बेटा, इनके अंदर देखिए फूड वैक्यूल्स जो हैं, यहाँ पर लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम आपने सुना होगा, आत्मघाती थैली जिसको हम बोलते हैं। इनके अंदर क्या है बच्चे, कुछ तरह के एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इनके थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, और ये फूड को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, और ये फूड ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में, यानी जब नीड पड़ती है, जब इनका यूज़ किया जा सके, तो इस फॉर्म में क्या है, इसको स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि साइक्लोसिस गति से ये फूड जो है पूरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, और फूड को स्टोर भी कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। ठीक है, तो सिंपल ओरल ग्रूव का आपको काम पता चल गया। ओरल ग्रूव का सारा काम क्या है, इसके अंदर सिलेक्टिव पाथ बनाना, ठीक है, और रिजेक्शन पाथ को आप समझ चुके हो। जो फूड सिलेक्ट नहीं हुआ है उसको रिजेक्ट के थ्रू क्या है, ओरल ग्रूव से ही क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। पेलिकल इनकी सेमी परमिएबल है, पानी के बहाव के साथ भी फूड जो है वो अंदर आ सकता है। ओके, बाकी हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। और इस पार्ट के अंदर अगर बच्चे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए कि हमें ये वाला टॉपिक जो है या ये पार्ट जो है ये समझ नहीं आया है, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी। ओके, PDF आपको सेंड कर दी जाएगी बच्चे, और जितनी PDF आप अगर नोट कर सकते हैं नोट्स में तो आप अपनी तरफ से भी नोट करिए, PDF आपको सेंड हो जाएगी। ओके बच्चे, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका पार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्शन का पार्ट। ओके बच्चे, थैंक यू।